हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 की। लास्ट टॉपिक जो हमारा जीओसी कंप्लीट हुआ था उसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस भी लगा लिए थे और होपफुली आपने भी पूरा मॉड्यूल लगा लिया होगा। जीओसी एक ऐसा टॉपिक है कि अगर बच्चे को ढंग से आता है ना तो वो ऑर्गेनिक में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जीओसी मेन हेल्थ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और होपफुली आपने उस टॉपिक को एंजॉय भी किया होगा। एक नया टॉपिक हाइड्रोकार्बन 11th क्लास की एनसीईआरटी का टॉपिक है। सभी जानते हैं हाइड्रोकार्बन किनको बोलते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन में अपने पास एल्केन है, एल्काइन है, बेंजीन है। इन सब की रिएक्शंस, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का मतलब है, दो तरह के हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे, एरोमेटिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं मैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इसमें हम ये तीन पढ़ने वाले हैं। एल्केन, कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा। एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। और एल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, सबसे पहले इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं। तीनों में डिफरेंस की बात कर लेते हैं। एक होता है एल्केन, जहां एन रिप्रेजेंटता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को। एक होता है एल्कीन, जहां इन रिप्रेजेंट करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। और एक होता है एल्काइन, जहां आयन रिप्रेजेंट करता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को। एल्केन जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें ये भी sp3 होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है। ये sp2 होता है और ये sp होता है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहां 1 होता है, यहां 2 होता है, यहां 3 होता है। और बॉन्ड लेंथ की बात करें कार्बन कार्बन की, तो बॉन्ड लेंथ में यहां 1.54 एंगस्ट्रोम होता है, यहां 1.34 एंगस्ट्रोम होता है, और यहां 1.20 एंगस्ट्रोम होती है। अब मैं बात करता हूं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ना तो sp3 से बॉन्डेड होगा। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ये किससे बॉन्डेड होगा, sp2 से बॉन्डेड होगा। और इसमें कार्बन हाइड्रोजन ये किससे बॉन्डेड होगा, sp से बॉन्डेड होगा। तो देखो इसमें जो ओवरलैपिंग हुई है ना वो ये sp3 1s, इसमें जो ओवरलैपिंग हुई है वो sp2 1s, इसमें जो ओवरलैपिंग हुई है वो ये sp 1s। तो एस परसेंट करेक्टर बढ़ते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, एस परसेंट करेक्टर बढ़ते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इधर से इधर एस परसेंट करेक्टर बढ़ा, तो इनके बारे में बात करूं मैं, कार्बन हाइड्रोजन की इनके बारे में बात करूं तो यहां इनमें मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। एस परसेंट करेक्टर इंक्रीज हुए, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। ये बॉन्ड एनर्जी पूछ लेता है, बॉन्ड लेंथ पूछ लेता है, ये ध्यान रखना। और इनमें अगर मैं बात करूं, इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो इनमें अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सीधा सा कंसेप्ट है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ोगे, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, इसलिए यहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। यहां ये टेट्राहेड्रल होता है, इसके अराउंड ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्योंकि स्टीरियो पूरी फट चुके हैं तो इनका कोई मतलब नहीं होता, फिर भी बता देता हूं मैं। और ये लीनियर होता है, अराउंड दिस कार्बन sp के अराउंड लीनियर स्ट्रक्चर होती है। एक चीज तो ये। दूसरा हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन।
इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें बताने वाला हूं, वो भी आप ध्यान दें। अब नेक्स्ट पहले इनकी बेसिक बात कर लेते हैं। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ठीक है। अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए बेसिकली दो रिएजेंट यूज में लेते हैं, एक तो ब्रोमीन वाटर, ठीक है, रिएजेंट यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। कौन सी रिएजेंट लेते हैं अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए? तो इसमें दो रिएजेंट हम यूज में लेते हैं, एक तो बेसिकली यूज में लेते हैं बेयर रिएजेंट, किसको बोलते हैं बेयर रिएजेंट? होता है पिंक कलर का, किस कलर का? पिंक कलर का, ठीक है। और होता है कोल्ड डाइल्यूट केमनोफोर या फिर 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ केमनोफोर, ये होता है बेयर रिएजेंट। एक होता है ब्रोमीन वाटर, तो बेयर रिएजेंट को हम Br से रिप्रेजेंट करेंगे। एक होता है ब्रोमीन वाटर, रिप्रेजेंट करेंगे Bw से। ब्रोमीन वाटर रिप्रेजेंट करता है रेड ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर, ठीक है। तो यहां पे बात करें हम ब्रोमीन वाटर, और मैंने बोला रेड ब्राउन कलर का होता है, रिप्रेजेंट इसका फॉर्मूला हो सकता है Br2 लिख सकता है केवल, Br2 CCl4 लिख सकता है, Br2 CHCl3 लिख सकता है, Br2 H2 लिख सकता है, Br2 CH2Cl2 लिख सकता है। इस वे से लिखा जा सकता है। तो देखो इधर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अगर इसमें डालूंगा मैं बेयर एजेंट एल्केन, नो ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, नो ऑब्जर्वेशन। और यहां डालूंगा तो पिंक कलर डिस एपियर। चलो इसको अलग वे से बनाते हैं अपन, ऐसे नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से बना देते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लिया। अब ऐसे करते हैं अपन, एल्केन और ब्रोमीन रिएजेंट, बेयर रिएजेंट नो रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर नो रिएक्शन, ठीक है। एल्कीन बेयर रिएजेंट पिंक कलर डिसएपियर, डिसएपियर, पिंक कलर क्या हो जाएगा? डिसएपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू सॉरी, और ब्रोमीन वाटर रेड ब्राउन कलर डिसएपियर, एल्काइन पिंक कलर डिसएपियर, रेड ब्राउन कलर डिसएपियर, ठीक है। अब देखो एल्किन की बात करता हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
और यहां डाला मैंने कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, तो इसका पिंक कलर था, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड पे 2 OH का एडिशन हो जाएगा, सिन एडिशन, दोनों OH सेम साइड में रहेंगे, बोलेंगे सिन एडिशन। आगे रिएक्शन को डिटेल से बात करेंगे। अगर मैं इस पे डालता हूं ब्रोमीन वाटर Br2CCl4, तो Br का एडिशन हो जाएगा, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, यहां मैं बोलूंगा एंटी एडिशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हुई है वो भी बता रहा हूं, ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करवाओगे। ब्रोमीन वाटर लिया है तब तो Br का 2 टाइम्स एडिशन हो जाएगा, और अगर आपने बेयर रिएजेंट लिया है तो विसिनल डाइकार्बोनिल बन जाएगा, इसको बोलेंगे विसिनल डाई कार्बोनिल। ये रिएक्शन भी मैंने बोल दी, ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स मुझे लिखाने हैं, वो पॉइंट की मैं बात करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखें आप इधर, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन मतलब एल्केन नहीं रिएक्ट करती, आपको बोला ए हाइड्रोकार्बन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी जाए कि एक हाइड्रोकार्बन है जो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन या तो एल्कीन है या एल्काइन है, एल्केन नहीं है, इसका सीधा सा मतलब यही निकलेगा। आगे बात समझ में, आगे देखो, फर्स्ट पॉइंट है एरोमेटिक कंपाउंड do not give taste of unsaturation। एरोमेटिक कंपाउंड है वो अनसेचुरेशन का टेस्ट नहीं देते हैं, इवन हैव मल्टीपल बॉन्ड, जबकि उनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है। या फिर मैं बोल दूं, इसको ऐसे भी बोल देता हूं, डू नॉट डीकलराइज्ड ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर और बेयर रिएजेंट, इसके अलावा तो ये मैंने बोला एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, वो अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देते हैं। अनसैचुरेशन टेस्ट का मतलब क्या है, उसका मतलब है ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करते हैं और बेयर रिएजेंट को डीकलराइज नहीं करते हैं। जैसे बेंजीन देगा क्या, जी बिल्कुल नहीं देगा। पर क्या स्टायरीन देगा क्या, जी हां ये यहां से टेस्ट दे देगा, ये डीकलराइज कर देगा। क्या टोलुइन देगा क्या, जी नहीं देगा। मेरी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा जैसे मैंने साइक्लोपेंटाडाइइन लिया, ये नहीं देगा, एरोमेटिक है। अब अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो ये तो नॉन एरोमेटिक है, दे देगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी दे देते हैं, जैसे ये वाला है, तो ये भी दे देगा क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। तो समझे इस चीज को, मैंने बोला एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन और डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, इवन हैव मल्टीपल बॉन्ड, बट इनके पास मल्टीपल बॉन्ड होता है, उसके बाद भी ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि कौन डीकलराइज करेगा कौन नहीं करेगा, ये समझ में आना चाहिए। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू में करवा देता हूं। एक चीज और मैं बोल देता हूं, 2-3 चीजें, उसके बाद हम बात आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक बहुत ही शानदार सी चीज आने वाली है, वो आप ध्यान दें, क्वेश्चंस में करवा देता हूं इसके। देखो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग
कंपाउंड डीकलराइज्ड ब्रोमीन वाटर, कौन सा कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा? तो इसका क्वेश्चन जैसे मैंने ये लिया कि ये करेगा क्या, क्या ये करेगा क्या, क्या ये वाला कंपाउंड 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 करेगा क्या? अब समझना मेरी बात को एक एक को, क्या ये वाला करेगा क्या, क्या ये वाला कंपाउंड करेगा क्या, ये वाला करेगा क्या, ये वाला करेगा क्या, और ये वाला कंपाउंड करेगा क्या? अब देखो इधर समझो इस चीज को, इस क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादा डिटेल से मैं यहां बात नहीं करूंगा, ज्यादा डिटेल से बात करूंगा तो ज्यादा रायता फैलेगा नीट के स्टूडेंट, उसी के बेस पे मैं बताता हूं, उतना ही पढ़ेंगे जितना नीट में आता है, पर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अबाउट आपको पूरी पता होनी चाहिए। ये वाला अनसैचुरेशन है कंपाउंड में तो डीकलराइज करेगा, इसमें भी अनसैचुरेशन है डीकलराइज करेगा, इस डबल बॉन्ड की वजह से डीकलराइज करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये वाला भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा, और ये भी नहीं करेगा। अब मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूं। जी हां, ये कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, ये कंपाउंड जो है ना वो ये वाला है, और इस पे ब्रोमीन वाटर डालते हो ना तो एडिशन हो जाता है Br2 का, और थोड़ा सा ध्यान दें ये वाला कंपाउंड बनता है 1,4 एडिशन हो जाता है, एक Br यहां जुड़ जाता है, ये यहां से यहां, और दूसरा Br यहां जुड़ जाता है, और ये वाला बनता है, और Br का एडिशन हो गया ना तो ये होगा। एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी रिंग ना जब फ्यूज्ड रिंग हो तो एक कंसेप्ट आता है एनिलेशन इफेक्ट, सुनना, मैं वर्बली बताऊंगा इसको, ज्यादा डिटेल से नहीं बात करूंगा। इसका एक सीधी सी लाइन आप आरसी सर कंसेप्ट को पकड़ के, हर रिंग अगर फ्यूज्ड कंपाउंड है जिसमें रिंग एक से ज्यादा है तो वहां रिंग हमेशा अलग रहना चाहती है, मतलब अपने में कुछ रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि मेरा पाई इलेक्ट्रॉन इसमें मेरे में भी कंट्रीब्यूट करे और उसमें भी कंट्रीब्यूट करे। तो यहाँ क्या था, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये दोनों तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो इनको खत्म करेगी, ये दोनों रिंग अपने में राजी हो जाएगी, बीच वाली की अनसैचुरेशन खत्म हो जाएगा, इसलिए ब्रोमीन वाटर का डीकलराइजेशन कर देगा। हर फ्यूज्ड रिंग हमेशा ये चाहती है कि उनका डबल बॉन्ड जो है, उनका जो वो रिंग जो है वो पाई बॉन्ड है वो केवल उसी में कंट्रीब्यूट करे, अदर रिंग में ना करे, इसलिए रिंग हमेशा अलग रहना चाहती है। ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड की एरोमेटिक रेजोनेंस एनर्जी 36 है, इसकी भी 36 है, यहां 3 रिंग की होनी कितनी चाहिए थी, 36 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, नहीं उतनी नहीं आएगी, कम आएगी, एनिलेशन इफेक्ट बोलते हैं इसमें। तो ये करेगा, एक तो इसका ध्यान रखना है, एक एल्डिहाइड और ये ब्रोमीन, ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और उसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसमें करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये खुद किसमें चला जाएगा, Br माइनस में। देखो आप पढ़ते हो, ये पढ़ते हो, ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, Br2 के साथ रिएक्शन करता है, तो ग्लूकोज का जो CHO ग्रुप है वो किसमें जाता है, COH में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्रक्टोज जो है वो Br2 के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, फ्रक्टोज नहीं करता, इसका मतलब ब्रोमीन एल्डिहाइड का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ यूज करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाएगा। तो ये वाला इन दोनों की भी बात करूंगा, ये वाला हाईली स्ट्रेन है, इसलिए इस पे एक Br इधर जुड़ जाएगा, एक Br इधर जुड़ जाएगा, ये भी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा। कीटोन है तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। अब इन दोनों की बात करूं तो आपको पता है, जब मैंने टोटोमेरिज्म पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड जो है ना
वो CH3 इस स्ट्रक्चर के साथ रेजोनेंस में रहता है, जिसको आप नाम देते हो टोटोमराइजेशन। नीचे वाले कंपाउंड भी इस स्ट्रक्चर के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। जो मेरी क्लास से बच्चे हैं उनको मैंने एक कहानी सुनाई थी, अगर याद आ रहा है तो याद करो उसको, ये OET। तो ये इक्विलिब्रियम में रहती है दोनों स्ट्रक्चर, जिसको हम टोटोमेरिज्म बोलते हैं इनमें। और इनका ये जो इधर इनोल फॉर्म बनता है ना, इसका कंटेंट अच्छा खासा होता है, और इतना कंटेंट होता है इनका कि Br2 इतना सफिशिएंट टाइम इस कंटेंट को वापस उधर जाने में लगता है। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, वो स्ट्रक्चर इसमें आ रही है, ये स्ट्रक्चर उसमें जा रही है, तो अगर इस स्ट्रक्चर का थोड़े समय भी एग्जिस्टेंस हो गया, उतने समय में तो Br2 चिपक जाएगा, और चिपकते ही डीकलराइज हो जाएगा। अब जैसे इसका इनोल बनाऊं तो इसका इनोल हाईली अनस्टेबल है, वापस बैक साइड में इतनी जल्दी आ जाएगा कि Br2 को डबल बॉन्ड पे चिपकने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो यहां चिपक जाएगा। इसलिए ये दोनों भी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं, एल्डिहाइड भी करता है और ये भी करता है। क्लियर? टेस्ट ओपन सैचुरेशन समझ में आ गया? कोई डाउट? मेरे हिसाब से यहां टेस्ट ओपन सैचुरेशन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट है टेस्ट ओपन सैचुरेशन का, करना कैसे है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एल्कीन है या एल्काइन है, उसका पता हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम आगे एल्काइन का टेस्ट लगा सकते हैं, वो टेस्ट क्या होगा उसको हम बात करेंगे। फिर बात करते हैं हम एल्काइन की, ठीक है? टेस्ट फॉर एल्काइन। क्योंकि पहले बेसिक चीजें आना जरूरी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो सब चीजें मुझे पता है, सब लगा दोगे क्वेश्चन, उसमें नहीं अटकोगे तुम। ऐसी चीजें हैं जो परेशान करती है बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ एल्काइन, इसको भी समझना। इस टेस्ट को भी समझना। एल्काइन जो है ना वो 2 टाइप की होती है। टर्मिनल एल्काइन, ठीक है, या फिर होती है इंटरनल एल्काइन। या फिर बोल दूं सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन, इंटरनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ H हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड के किसी भी एक तरफ H हो। मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये वाली प्रेजेंट है तो वो टर्मिनल एल्काइन कंसीडर होगी। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, हमने इसके बारे में बात की है, किस नेचर का होता है? एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर का होता है। अब बात करता हूं मैं इंटरनल एल्काइन, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड इंटरनल होना चाहिए, तो इसको बोलूंगा इंटरनल एल्काइन। ठीक है, अब एल्काइन गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, एल्काइन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देती है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देती है। अब मैं बोल दूं C4H6 have C4H6 have 2 isomer, ठीक है, both isomer decolorized bromine water and give C4H6Br4 C6H6Br4 product।
ठीक है, बट आइसोमर ए also give H2 gas with sodium metal, while B isomer B do not give H2 with any metal। समझ रहे हो? देखो मैंने क्या बोला कि एक C4H6 के दो आइसोमर हैं जो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं और प्रोडक्ट देते हैं C4H6Br4। Br4 का मतलब दो Br का एडिशन हुआ है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है इसमें। बट उनमें से एक आइसोमर H2 गैस देता है Na मेटल के साथ, दूसरा नहीं देता है। तो इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा A है और कौन सा B है? आइसोमर का तो हमें पता लग गया, आइसोमर का तो हमें पता लग गया, वो कैसे पता लगा? देखो इधर, जैसे ये लिया मैंने CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और दूसरा लिया मैंने इसी का आइसोमर बनाया CH3CH2C, और ये ट्रिपल बॉन्ड CH, दोनों का फॉर्मूला C4H6 है। इस पे Br2 डालूंगा तो 2 मोल रिएक्ट करेंगे CH3Br, ये Br, ये Br, CH3 दो बार डबल बॉन्ड पे एडिशन करवाया। इस पे Br2 डालूंगा CH3C, और ये Br CH, ये Br, ये भी देगा। मतलब इन दोनों का फॉर्मूला क्या है? C4H6Br4। अब बोल रहा है किसको A बोलूं किसको B बोलूं? तो देखो सोडियम मेटल के साथ ये वाला एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन बताई थी GOC में, ये वाला कौन सी गैस देगा? H2। तो ये वाला आइसोमर कौन सा है? A वाला। और ये वाला सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये आइसोमर कौन सा है? B वाला। तो एक टर्मिनल एल्काइन है, दूसरी सब्स्टिट्यूटेड या इंटरनल एल्काइन है। क्लियर? अब बात करते हैं हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्मिनल एंड सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन। इन दोनों में हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। आगे बात समझ में, और ये बात करेंगे ना तो इसके लिए क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलो देखो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आगे वाला कंसेप्ट पूरा समझ में आने वाला है। डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्मिनल एंड सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन या इंटरनल एल्काइन। देखो इंटरनल एल्काइन जो होगी RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिडिक हाइड्रोजन है ये। इसकी रिएक्शन यदि मैं सोडियम मेटल से करवाऊं तो क्या बनेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और साइड में कौन सी गैस बाहर निकल गई? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ठीक है, और ये वाली दे रही है, ये वाली भी दे देगी HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये 2Na, तो ये H भी गई, ये H भी गई। क्या बना? C माइनस Na प्लस, ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और साइड में क्या निकल गया? H2 गैस बाहर निकल गया। अब ये दोनों स्पीसीज है ना, ये वाली, ये क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। इसकी रिएक्शन मान लो आपने एल्किल हैलाइड से करवाई तो ये इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, रिएक्शन बोलेंगे SN2।
और ये बना देगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर। हायर एल्केन का प्रीपोजिशन हो गया। अब इसकी रिएक्शन करा दूं मैं 2 मोल CH3 अक्ष से, 2 मोल CH3 अक्ष से रिएक्शन कराई तो ये इधर से अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, ये इधर से अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Na2C2। और ध्यान रखना लिथियम अगर ले लिया तो रिएक्शन नहीं होगी, यहां भी लिथियम ले लिया तो रिएक्शन नहीं होगी, लिथियम के साथ रिएक्शन नहीं होगी, लिथियम कोई रिएक्शन नहीं, लिथियम कोई रिएक्शन नहीं। लिथियम टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन नहीं करता ड्यू टू हाई आयनेशन एनर्जी, क्योंकि ऐसी रिएक्शन नहीं होती है। H+ निकलता है, एलिमेंट उसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन तभी दे पाएगा जब आयनेशन एनर्जी उसकी कम होगी। सोडियम की कम है वो दे रहा है, लिथियम की ज्यादा है वो नहीं दे रहा है। तो यहां क्या बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। और अगर मैं यही रिएक्शन में R C ट्रिपल बॉन्ड CR की Na के साथ रिएक्शन कराऊं तो यहां क्या बोलूंगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो एक तो सोडियम मेटल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दूसरा बाई NaNH2 बाई NaNH2। देखो R ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये Na+ और ये NH2 माइनस, ये माइनस इस H+ को उठा देगा, कौन सी गैस बाहर निकलेगी, NH3 बाहर निकलेगी, साइड में क्या बन जाएगा R ये C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, ये बन गया। ठीक है, ऐसे में बात करूंगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH और ये NaNH2, तो यहां भी क्या बन जाएगा, 2 मोल ले लेता हूं, 2 मोल NH3 बाहर हो जाएगा और साइड में बन जाएगा Na2C2, ये बन जाएगा। और अगर मैं यहां लेता हूं RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये R फिर NaNH2 लेता हूं तो नो रिएक्शन। एक ये भी बोला RC ट्रिपल बॉन्ड CH, NaOH के साथ रिएक्शन होगी क्या, तो NaOH का एसिड कौन सा H2O ये क्या हो गया वीक एसिड, ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, रिएक्शन नहीं होगी। तो NaNH2 से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सोडियम मेटल से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है NCERT रिएक्शन बाय टोलेंस रिएजेंट, नोट कर ले भैया। नेक्स्ट बात करते हैं बाय टोलेंस रिएजेंट। बाय द हेल्प ऑफ टोलेंस रिएजेंट, ठीक है, पहले लाइन को समझेंगे। बाय द हेल्प ऑफ टोलेंस रिएजेंट एंड Cu2Cl2NH4OH सॉल्यूशन। दो चीज बोल रहा हूं, दोनों एक साथ ही लिख रहा हूं, एक बार टोलेंस रिएजेंट लिख रहा हूं, दूसरी बार लिख रहा हूं Cu2Cl2NH4Cl। हम यहां पे can be distinguish between terminal and internal alkyne and internal alkyne can be separate from
terminal alkyne. By these reagent, terminal alkyne also purified. इन रिएजेंट से हम टर्मिनल एल्काइन को प्यूरिफाइड भी कर सकते हैं. अब देखो रिएक्शन देखो विथ टोलेंस रिएजेंट, जानते हो, जानना आना चाहिए. अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं. AgNO3 प्लस NH4OH लिख दे, या फिर ये दोनों रिएक्शन कर ले, Ag प्लस अमोनियम हाइड्रोक्स NH3 एक्वस, इसको ऐसे लिख सकता है NH3 एक्वस. तो ये दोनों रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं AgNH3 2+. रिएक्शन क्या होगा इसके साथ, RaC ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां लिखता हूं मैं टोलेंस रिएजेंट Tr. एक एक शॉर्ट टर्म डायरेक्ट कुछ नहीं लिख रहा हूं, आप देखें. तो यहां पे क्या करेगा, H निकलेगा, H तो निकल जाएगा और H तो जुड़ जाएगा NO3 के साथ. तो इधर बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag प्लस. टोलेंस रिएजेंट में Ag किस में होता है, प्लस में, और यहां भी किस में है, प्लस में. और यहां हमें मिलेगी व्हाइट पीपीटी. क्या मिलेगी, व्हाइट पीपीटी. अब देखो टर्मिनल एल्काइन रिएक्ट कर रही है, ये सॉरी इंटरनल है. अगर मैं बात करूं इसकी RC ट्रिपल बॉन्ड CR, और यहां डाला मैंने टोलेंस रिएजेंट, तो नो रिएक्शन. तो दोनों एक ही कंटेनर में प्रेजेंट है. टोलेंस रिएजेंट डाला, केवल रिएक्ट कौन करेगा, इंटरनल करेगा, ये टर्मिनल करेगा, इंटरनल नहीं करेगा. टर्मिनल ने क्या बनाया, पीपीटी बनाया. पीपीटी को अलग कर दो तो क्या सेपरेट कर लिया क्या, तो क्या लिखा, अगर व्हाइट पीपीटी आ रही है तो उसमें इंटरनल एल्काइन है. बाय द हेल्प ऑफ टोलेंस रिएजेंट and Cu2Cl2NH4 solution can be distinguished between terminal and internal alkyne. ये बात सही है. इंटरनल एल्काइन कैन बी सेपरेट फ्रॉम टर्मिनल एल्काइन. इंटरनल एल्काइन को टर्मिनल एल्काइन से भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पीपीटी आ रही है. बाय दिस रिएजेंट टर्मिनल एल्काइन आल्सो प्यूरिफाइड. अगर इसमें कोई इंप्यूरिटीज है तो वो तो नॉन रिएक्टिव रहेगी, केवल ये रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी दे देगी. ठीक है. इसमें एक चीज का ध्यान रखना, नोट, इंटरनल एल्काइन गिव टोलेंस टेस्ट but do not reduce Ag plus in Ag. ये Ag को Ag में रिड्यूस नहीं करती है, पहली बात है. दैट मीन्स डू नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट. मतलब क्या है, ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देती है. क्या मतलब है, इन सिल्वर मिरर टेस्ट Ag प्लस रिड्यूस इन Ag. समझे लाइन को, समझे भैया, समझे, बिना समझे काम नहीं चलेगा. इंटरनल एल्काइन टोलेंस टेस्ट देती है, साफ देती है, टोलेंस रिएक्शन से रिएक्शन करती है, देती है, बट डू नॉट रिड्यूस Ag प्लस इन Ag. बट ये Ag प्लस को Ag में रिड्यूस नहीं करती है जैसे एल्डिहाइड करता है. एल्डिहाइड खुद तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है और Ag प्लस को Ag में भेज देता है, तो वो सिल्वर मिरर टेस्ट है. वहां Ag प्लस से Ag में रिड्यूस हुआ है, जब तक Ag में नहीं आएगा सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं आएगा. तो मैंने बोला ये नहीं करती, डू नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट. इन सिल्वर मिरर टेस्ट Ag प्लस रिड्यूस इन Ag. इस चीज का ध्यान रखेंगे. दूसरा मैंने रिएजेंट बोला Cu2Cl2NH4OH, तो ये ले लेता हूं मैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH Cu2Cl2NH4OH, या फिर CuCl
NH4OH, ठीक है। तो यहां क्या बनने वाला है, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और ये Cu प्लस, ठीक है। और यहां कैसी पीपीटी आएगी, और रेड पीपीटी। तो इसके साथ रेड पीपीटी, क्यूप्रस क्लोराइड, Cu प्लस में तो क्यूप्रस बोलेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड बेसिक मीडियम, रेड पीपीटी आपके पास आएगी। और अगर ये दिया HC ट्रिपल बॉन्ड C HCU2Cl2NH4OH, तो क्या बन जाएगा, Cu2C2, ठीक है, रेड पीपीटी। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर यहां पे Cu2Cl2NH4Cl डाल दिया ना तो खेल चेंज हो जाएगा। इस कंडीशन में ये बन जाएगा विनाइल एसिटाइलिन। यहां NH4Cl है, यहां NH4OH है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन मे बी आस्क्ड, नीट है भैया, रटने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछती है, मैकेनिज्म की यहां इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने बोला टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन, सोडियम मेटल से कर सकते हैं, NaNH2 से कर सकते हैं, टोलेंस रिएजेंट से कर सकते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड अमोनिकल अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में भी हम कर सकते हैं। कोई डाउट? और इनको अगर हम डाइल्यूट एसिड से डाल देंगे ना, डाइल्यूट एसिड या हाइड्रोलाइसिस, पेरेंटल एल्काइन बन जाएगी। यहां भी यही हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस या फिर डाइल्यूट एसिड। समझे, कार्बाइड है, कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज है उतने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, एल्कीन में एल्काइन और इससे सेपरेशन कैसे करेंगे, ये बोल दिया। एल्केन से एल्कीन और एल्काइन को सेपरेट कैसे करेंगे, एल्काइन में दो तरह की एल्काइन हो सकती है, उनको सेपरेट कैसे करेंगे, होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक उठाएंगे, सबसे पहले एल्केन, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद एल्काइन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड देयर केमिकल रिएक्शन। एल्केन और एल्कीन को दोनों, एल्कीन और एल्काइन को दोनों को साथ ले लेंगे। चलो मिटाएं। अब बात करेंगे हम एल्केन की। तो एल्केन की बात करते तो एल्केन की सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। एल्केन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले स्टेट की बात आती है, C12C4 प्लस नियोपेंटेन, ये तो है गैसियस, ठीक है। C5 to C17 ये है लिक्विड, और C18 टू ऑनवर्ड्स इससे ऊपर वैक्सी लाइक सॉलिड, ये तो स्टेट है, क्योंकि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है, इसलिए ये इनका रहेगा
डेंसिटी, तो स्टेट ड्यू टू नॉन पोलर नेचर of alkane have weak van der Waals force. नॉन पोलर होते हैं ऑलमोस्ट। दूसरा मैंने बोला डेंसिटी, मोलिकुलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है डेंसिटी बढ़ती जाती है। और एल्केन आर लाइटर देन वाटर। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे ना, तो बॉइलिंग पॉइंट का तो सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। WFF का मतलब है वैन डर वाल्स फोर्स। वन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। और वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, वैन डर वाल्स फोर्स कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। सेम कंसेप्ट फॉर same concept, just like same concept as a boiling point, but melting point also depend upon close packing of molecule इस पे वो डिपेंड करती है। सेम कंसेप्ट है एज ए बॉइलिंग पॉइंट, बट मेल्टिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड अपॉन क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की क्लोज पैकिंग पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें तो क्या है, सिंपल सा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में बताता हूं, देखो आप इधर CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 है। इधर से इधर जाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। अब C4H10 में एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें ब्रांचिंग बढ़ गई तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं N-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो इधर से इधर जा रहा हूं तो ब्रांचिंग बढ़ रही है, यहां भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर CH4 से ज्यादा है C2H6 का, C2H6 का ज्यादा होता है C3H8 का, C3H8 से ज्यादा होता है C4H10 का, C4H10 से ज्यादा होता है C5H12 का। एक तो ये ध्यान रखोगे। अब इसमें ना C4H10 में ये दो हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। इसका वाला मेल्टिंग पॉइंट ये होता है सेम एज ए बॉइलिंग पॉइंट, बट इसके जो आइसोमर बनते हैं ना, एक तो N-पेंटेन, एक ये आइसोपेंटेन और एक ये नियोपेंटेन। ठीक है, इसको बोलूंगा आइसोपेंटेन और एक ये नियोपेंटेन। इनका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर लर्न इट, इसको याद रखना है, याद रखना है। इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आता है N का, फिर इस N का, फिर I का। इससे याद रखो N नियो, इसका मतलब N
और इसका मतलब आइसो। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये क्या है, एनसीईआरटी। मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी मेरे लेक्चर में 100% फॉलो होगी। उसकी अपर की बात फॉलो हो या नहीं हो वो तो डिपेंड करता है टाइम पे, बट एनसीईआरटी पूरी फॉलो होगी, 100% एनसीईआरटी फॉलो होगी, क्योंकि बेसिकली नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। तो एनसीईआरटी की चीजें मैं भी बोल रहा हूं और आप भी एनसीईआरटी जाके एक बार थोड़ी जरूर पढ़ ले, ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। नेक्स्ट लेसन में बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर एल्केन, एल्केन के बनाने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।